और ये बात निश्चित है कि ये केवल बजटरी फंड से नहीं हो सकता, हमें बड़े प्रमाण पर इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगेगी, और उसके लिए हमें निश्चित रूप से एक विश्वासार्हता निर्माण करनी होगी। मैं तो इस बात पर विश्वास रखता हूं कि 21st सेंचुरी का कोई भी काम ये ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड क्वालिटी, इन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम ये चारों बातों की तरफ ध्यान देंगे तो दिस इज सपोज टू बी द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमें अलग अलग प्रकार की जो विशेष रूप से हमने मॉडल्स तैयार किए हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और क्वालिटेटिव है, इसके ऊपर काफी बातें डिपेंड होगी। मुझे एक अच्छा अनुभव आया, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो मथुरा में एक प्रोजेक्ट हमने लिया था। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो लगभग हमारे सभी अधिकारी बोल रहे थे कि होगा नहीं। प्रोजेक्ट ये था कि 80 mld स्लज मथुरा का हाइब्रिड एन्युटी में साफ करके वो क्लीन वाटर इंडियन ऑयल को बेचना, और इसी कंसेप्ट पर वो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। उसमें 80 mld स्लज को क्लीन करके इंडियन ऑयल को जितना पानी लगता था वो राज्य सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेते थे। तब मैंने उनको कहा कि आप अच्छा पानी लेने के बजाय ये जो रिसाइकलिंग किया हुआ वाटर आप लीजिए, और इसके लिए उन्होंने 20 करोड़ रुपए साल के वो देते थे इरिगेशन डिपार्टमेंट को। मैंने कहा उतने ही पैसे आप दीजिए, और उस प्रोजेक्ट का टेक्निकल, फाइनेंशियल, क्वालिफिकेशन सब बातों की तरफ मैंने खुद तैयार किया, जबकि मैं इंजीनियर भी नहीं हूं और मैं कोई विद्वान व्यक्ति भी नहीं हूं, पर प्रैक्टिकल बातों पर मैंने वो तैयार की थी। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिला, और हाइब्रिड एन्युटी में 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर, और हर साल 20 करोड़ फ्रॉम इंडियन ऑयल। प्रोजेक्ट चालू हो गया और सक्सेसफुली रन हुआ। अब आप जैसे केयर जैसे विशेष रूप से टेक्निकली कंसल्टेंट के सामने आह्वान है कि जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, वो तो सक्सेसफुल होगा ही, पर जो फील्ड ऐसे है कि जहां हम लोग विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट का उपयोग करके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिशीलता को और बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए एक माइंड सेटअप भी तैयार करना होगा। और वो माइंड सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ बातें आज ही मैं बात कर रहा था, तो मुझे हमारे एक बहुत प्रमुख व्यक्ति ने बोलते बोलते कहा कि ये जो आर्बिट्रेशन में हो रहा है, मैंने लिस्ट बना ली है कि कितने आर्बिट्रेटर ने हमारे खिलाफ निर्णय किए हैं। तो मैंने कहा आपके व्यू से मैं सहमत नहीं हूं। हम इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर होने चाहिए। हमारी गलतियां होगी तो हमने एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जिन्होंने हमारी गलती सुधारी उसको हमने स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो आगे आपको कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाईएस्ट कोर्ट है, उन्होंने पिछले 10 साल में हमारे खिलाफ कितने निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों के आधार पर हमने पॉलिसी में क्या सुधार किया, इसका रिपोर्ट आप तैयार करिए। क्योंकि गलतियां करने वाला जो सिलसिला है वो चालू है, वही गलती वही आदमी बार बार करता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में ये बदलना होगा कि हम लीक प्रूफ कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे, टाइम बाउंड कैसे होंगे और क्वालिटेटिव कैसे होंगे। परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरे सोच में आया कि निर्णय समय पे नहीं करना। निर्णय क्या करते ये विवाद का विषय नहीं है, निर्णय नहीं करना, पेंडिंग रखना, 2-2, 3-3 महीने उसको निर्णय नहीं करना, दिस इज टू बी ए बिग प्रॉब्लम इन द सिस्टम। निर्णय क्या करते, गलत करते, सही करते, वो बाद में आता है, पर निर्णय नहीं करना ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण हमारी काफी अड़चने आती है। अब हमारे ऊपर जो आर्बिट्रेशन में क्लेम्स आते हैं, और हमने जो यंत्रणाएं तैयार की है वो अलग अलग प्रकार की, बहुत से, मैं महाराष्ट्र में था तो हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए 11 पैकेजेस थे,
और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को इन्वॉल्व किया। और जैसे शादी में होता है कि घोड़े से लेकर पेड़े तक हर एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वैसे हमने वो पूरे पीएमसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, एक्सप्लोजिव लाइसेंस से लेने से, लैंड एक्विजिशन से लेकर, अलाइनमेंट से लेकर सुपरविजन तक। और हमारा अनुभव ये हुआ कि उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि जिसका टेंडर हमने रिलायंस का उस समय 98-7 में 3600 करोड़ में हमने लोएस्ट टेंडर आया था, वो काम हम पीएमसी के सहयोग से 1600 करोड़ में हम कर पाए और 2000 करोड़ बचे, यानी आज के 20,000 करोड़ बचे। यही अनुभव मुझे झोजिला टनल में आया। झोजिला टनल में हम 5वीं बार टेंडर निकाला, कोई कारण नहीं था, हर बार नई नई बात आती थी और वहां काम ही करना कठिन है। अभी बादल फटा, -28 डिग्री पर काम चला, बहुत कठिन काम है। और जब ये काम आया तो आखिरी में चौथी बार जब फाइल आई तो 12,000 करोड़ उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आई। तो मैं कभी कभी, मेरे कहने का गलत अर्थ मत निकालिए, पर सरकार में पैसे बचाना ये विषय एजेंडा में नहीं होता। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना और यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जिसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए कॉस्ट को कम करना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जब हमने इसके ऊपर साल भर काम किया, और मैं भी टेक्निकल और इंजीनियरिंग का आदमी नहीं हूं, मैंने भी इंटरेस्ट लिया। और मेरे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय एससीसी कंपनी के एक एमडी थे, धर्माधिकारी करके, काफी एज हो गया उनका, रिटायर्ड हो गए। तो मैंने कहा आप मेरे एडवाइजर करके आइए। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने जब ये टेंडर निकाला तो हमारे 5,000 करोड़ बच गए, 5,000 करोड़ सेविंग हुआ। 12,000 करोड़ के बजाय 5,800 करोड़ में हमने अवार्ड किया टेंडर। अब 55 to 60% काम हो गया, क्वालिटी का काम हुआ है। तो सवाल यही है कि हमारी कुछ पॉलिसीज में हम लोग किस प्रकार के निर्णय करें और कहाँ हमारी गलती होती है, इसका आत्म परीक्षण करना। ये जैसे ऑडिट दिखाता है, पर गवर्नमेंट में ऑडिटर का रिपोर्ट 3 साल 4 साल के बाद आता है। जब वो 6 महीने में, अभी हमारे एक्सीडेंट का रिपोर्ट हुआ, आज ही मैं मीटिंग कर रहा था, हमारे एक सेक्शन बना हुआ है जो देश में एक्सीडेंट का अध्ययन करता है। तो मैंने सेक्रेटरी को कहा वो एक्सीडेंट का जो होगा सो होगा, पहले इनको बिल्डिंग से बाहर निकालो, ये कोई काम के नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।